बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज की पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे पर बात करें तो कुछ होशरुबा चीज़ें, कुछ तशवीशनाक चीज़ें और आइंदा की जो हिकमत अमली है वो किस तरीके से तय की जानी है उसके कुछ इशारे आज दिखाई दिए। यानी हम ये सूरत हाल तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन साहब, उनके ऊपर एक निजी टीवी चैनल पे जब वो रिकॉर्डिंग करके बाहर निकल रहे थे तो हमला हुआ है। वो हमला ख्वाजा सराउं की तरफ से हुआ और जो सीसीटीवी फुटेज उधर की मौसूल हुई वो चल रहे थे, उन्हें मुतवज्जे किया गया अपनी तरफ और फिर जब वो मुतवज्जे हुए, कोई बातचीत हुई, वो एक कदम पीछे हटे तो उसने आगे आके हमला किया और वहाँ पे वीडियो बनाने वाले लोग भी मौजूद थे। फिर बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये इंकशाफ किया जाता है कि अस्पताल में जहाँ पे उनका इलाज हो रहा था तो डॉक्टर्स के मुताबिक अगर 1 इंच का मज़ीद फासला होता तो उनकी जान भी जा सकती थी, उनकी ऐसी रग कट सकती थी जिससे उनकी जान को ख़तरा हो सकता था। और उनके मुताबिक ये उनकी ज़िंदगी के ऊपर हमला हुआ है और हम इसकी शफाफ तहकीकात चाहते हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एक बिल जमा करवाया जाता है। वो बिल ये है नूर आलम खान साहब की तरफ से, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से है। वो बिल जमा करवाते हैं कि दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स जो है वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात नहीं हो सकता। और दूसरी उस बिल के अंदर ये है कि अमले के अंदर भी अगर कोई दोहरी शहरियत का हामिल शख्स है तो वो तैनात नहीं हो सकता। उधर सेनेट की अगर कार्रवाई का हवाला दें तो सेनेट की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनके खिलाफ भी एक करारदाद पेश की गई है जो फैसल वावडा साहब की जानिब से पेश की गई है। तो इस पूरे माहौल में अगर हम देखें तो आज का वो केस जो टेरियान वाइट का केस था, जो शहरी की जानिब से दाखिल करवाया गया, लेकिन उसके ऊपर अदालत ने इब्तदाई तौर पर यह राय दे दी थी कि इसको पहले खारिज कर दिया गया है तो इसके ऊपर रिलीफ मजीद क्या दिया जा सकता है, तो उसे बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले उसनाक वाक़े के ऊपर बात जो रऊफ़ हसन साहब पे हमला हुआ, क्या राय रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर साहब, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये वाक़या कहाँ पे हुआ है? इस्लामाबाद में, बारौनक इलाके में, एक निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर। कोई पत्तों का इलाका नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आप कहें कि जी जनाब ये फ़लाँ एरिया है जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, जहाँ पे सुनसान था। या इस्लामाबाद के अंदर भी कोई सुनसान सड़क थी, वहाँ पे लोग खड़े हैं, 3 एक तरफ खड़ा खड़े हैं, एक तरफ खड़ा है और कुछ लोग जिसका इशारा किया वीडियो बना रहे हैं। आप गौर करें, वो नीचे से कुछ चीज़ भी उठा रहे हैं, ब्लेड एक नहीं, एक से ज़्यादा हैं। गौर करें ना ज़रा, आप इसी वीडियो पे गौर करें। वो जब ये सारा वाक़या हो रहा है तो नीचे से उठा रहे हैं चीज़ें, उठा के वो नीचे से पकड़ा रहे हैं, उठा के अपनी जेब में डाल रहे हैं, जेब में डाल के ले जा रहे हैं। वो क्या था? वो एक और ब्लेड था। फिर उसके बाद आप देखें बहुत से लोग वहाँ खड़े हैं, ये देख रहे हैं, आप उठाया ये आपको नज़र आ रहा है, साथ वीडियो भी बना रहे हैं। अब इंतज़ामिया क्या, छोड़ दें बाकी सबको। वीडियो बनाना जो जब शुरू किया तब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं इसका मतलब प्री प्लान था ना सारा, और सब कुछ था। देखिए ख्वाजा सरा बड़े मोहतरम, लेकिन इनको इस्तेमाल कौन कर रहा है? खारिया में थाने पे हमला होता है, यहाँ पे सियासतदानों पे हमला होता है, इससे पहले सहाफ़ियों पे हमला होता है। ये क्या हो रहा है? क्या इस मुल्क के अंदर कानून, क्या इस मुल्क के अंदर आइन, क्या इस मुल्क के अंदर कोई और चीज़ रह जाएगी? मेरा ये सवाल है बस। मैं भी सुन रहा था असदुल्लाह के प्रोग्राम में, तो हद तक इज़्ज़त पे बड़ी गुफ्तगू सख्त की जा रही थी। नहीं, ये ऐसा नहीं है, कुछ सहाफ़ी अपने आप ये समझते थे। और अकल के खुदा के बंदो, आप सोचो कि वो समझते थे या आप लोगों ने जब एक आर्मी चीफ को चेंज करने का फैसला किया था, मर्जी का आर्मी चीफ लगाने का फैसला किया था, तो सारा कुछ एक सहाफ़ी से लिखवाया था। आपकी 3 बंदों में चौथा शख्स सहाफ़ी था। भूल गए आप? नहीं याद तो मैं याद करा दूं तो अल्लाह उनको जन्नत में अला मकाम अता फरमाए। और भी बहुत से वाक़यात हैं। तो आप अपने ही लोगों पे आप हो, पता क्या रहा है यासिर साहब, हो ये रहा है, बोलोगे 30 लाख दोगे,
फिर जान छूटेगी। अगर नोटिस का जवाब भी नहीं देते तब भी दोगे? तो अभी दोगे। उसके बाद अगर वो नहीं सियासतदान हो बोलोगे तो आप उन लोगों से आपको मार पड़ेगी ताकि आप किसी को बयान भी ना कर सको। ये भी नहीं है तो फिर कुछ और हो जाएगा। और भाई हम कहां रह रहे हैं? मैंने कभी सेनेट में ऐसी तकरीरें सुनी थी जो आज हुई? पहली बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी ये खुल के बताना होगा कि मौलाना साहब ये जो आपके मिंबर ने एक नहीं 2 करारदादें एक ही ने पेश की है ना, 2 जमा कराई है ना नूर आलम खान साहब। नूर आलम खान साहब, ये जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला है कि नूर आलम खान साहब का फैसला है। अगर नूर आलम साहब का फैसला है तो फिर जो मौलाना साहब तकरीर करते हैं, जो मौलाना साहब स्टैंड लेते हैं, उसमें और इसमें फ़र्क है। फिर तो बिल्कुल बहुत सी चीज़ों पे फ़र्क है। ये फैसला तो मौलाना साहब की तकरीरें, मौलाना साहब के मौक़िफ़ उससे बिल्कुल उल्टे। मैं गलत बात तो नहीं कह रहा यासर साहब। इस वक्त का मौलाना साहब का बयानिया देखें तो इस बिल को देखें तो क्या बात यह है कि अगर रऊफ हसन ने कोई गलत बात की थी तो अदालतें मौजूद हैं भाई, आप FIR कटवा सकते हैं, हर चीज़ मौजूद है। मुझे हैरत यह हुई कि एक भी हुकूमती रुकन ने सेनेट के इजलास में इस पर मजम्मत नहीं की, इस पर गुफ्तगू नहीं की। क्या वो एक सियासी वर्कर नहीं है? क्या उसका एक बड़ी सियासी तंजीम से तल्लुक नहीं है? आप उसकी 100 बुराइयां कर लें, यह हक बंदा आपका। लेकिन अगर किसी सियासी वर्कर पे ऐसा हुआ है तो क्या उस सेनेट के अंदर बात करना नहीं बनती? कम से कम वो भाई होने का ही नाता कर लेते। उनके छोटे भाई भी तो इनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर रहे। चले छोड़ने वो किसका, मैं तो उस पर जाने ही नहीं चाह रहा ना। मैं उस पर आता हूँ। वो हर बंदे की अपनी अपनी सियासत होती है, अपना एक होता है। वो बहुत सी जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज का ये वाक़या जो है ना, अब तो डर लगना शुरू हो गया है। मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ, डर लगना शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है। क्या ये मेरे मुल्क में ऐसा होना चाहिए था? क्या मेरा मुल्क इस मामले इस काम के लिए था? अगर इस्लामाबाद के अंदर हम महफूज नहीं हैं तो फिर कहाँ महफूज होंगे? यासर कल बोलेगा, सच बोलेगा, बाहर निकलेगा, उसके साथ भी कोई वाक़या हो जाएगा, हमारे साथ भी वाक़या हो जाएगा, किसी और के साथ भी हो जाएगा। ज़बाबंदी तो हो गई। मैं जो अभी काज़म खान साहब मिले हैं भाइयों की तरह, मैंने यही कहा, मैं काज़म साहब क्या हम इस बिल को आप सारी जॉइंट एक्शन कमेटी वापस ला सकेगी? क्या मुझे एक बात बताएं, पूरे पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों को आप बुलाकर उनकी गुफ्तगू सुनकर और उसके बाद फिर आप अमल नहीं करते, फिर आप जाके बिल पेश कर देते हैं। और आप उसमें यह भी लिखते हैं कि इसके इतलाक़ के बाद जो माजी की शिकें हैं अगर वो मुतसादिम भी होंगी तो वो ये उस पर सादिक होगा। तो फिर आप हमें एक आज़ादी इज़हार राय जो है वो भी अगर इसके साथ मुतसादिम होगी तो इसे ही माना जाएगा, उस शेख को नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा ना, इसलिए नहीं माना जाएगा कि साड़ी मर्जी, हम जो चाहेंगे करेंगे, हम जिस तरह चाहेंगे करेंगे। ये फैसला हो गया, ये सब कुछ हो गया। मैं तो देखें मुजीबुर रहमान शामी साहब, अरशाद आरिफ साहब, ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे बड़े बड़ी सीनियर तरीन काज़म खान साहब, बड़े सीनियर लोग वहाँ पे मौजूद थे। इनको चाहिए था उनकी शक्लें देखते कि वो लोग हैं जिनके कलम से लिखा हुआ लफ्ज़ जो है उसकी कदर होती है। और आपको इसमें हल्का सा भी शर्म नहीं आई। मैं शर्म का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, फिर आजकल कानून ऐसा ना कहेंगे जी किस तरह का। इनको ये ज़रा सा भी नहीं आया कि यार ये लोग बैठे हैं, हम नहीं कहते, हम ना कभी किसी के पगड़ी उछालते हैं, ना इसके हक़ में हैं, ना मादा पिदर आज़ाद सहाफ़त के हक़ में हैं। लेकिन सच से रोक लेंगे क्या? ये बिल सच बोलने से रोक लेंगे? आज ये जो वाक़या हुआ है रऊफ हसन का, क्या इसको दिखाने से रोक लेंगे आप? वहाँ पे सवाल राना साहब ये भी है, मिसाल के तौर पे अगर कोई गेस्ट जिनका ताल्लुक हुकूमती बेंचेस से हो, वो बैठ के अगर किसी दूसरे को कह दे, यानी मिसाल देता हूँ, वो कह दे ये नाचने वाली जमात है, तो क्या उस पर हत्या इज़्ज़त का कानून के मुताबिक FIR होगी? क्या आज सेनेट में होने वाली गुफ्तगू जितनी थी उस पर FIR नहीं होगी? बताएं ना, मुझे जवाब दें। सेनेट को तो बाद में मुबर्रा कह देंगे कि ये मुबर्रा यार क्यों मुबर्रा भाई? किस वजह से मुबर्रा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें इस्लाम के नाम पे बना,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन किस नाम पे ये कलमा तैयबा के नाम पर ये मुल्क बना है? क्या इस्लाम हमें ये दर्श देता है? यहां पर तो पूछा जाता है सबसे पहले हुक्मरान से, यहां पर तो सबसे पहले तलबी हुक्मरान की लगती है। यहां पर तो हुक्मरान जो है ना, सबसे पहले बारी उसकी आती है, और हम कहते हैं वो मुबर्रा है, उसे हर कानून से मुबर्रा है। ठीक है, जाने दो जी, फिर हमें बता देना, फिर सारे जुर्म सारी सजाएं इस पाकिस्तानी अवाम को दे दे। ये भी क्या, ये भी तौहीन होगी कि जनाब हम ये कहें कि जनाब उस वक्त इंतजामिया कहां थी? क्या ये भी तौहीन होगी हम कहें कि जनाब फलां जगह फलां हो गया? क्या यह भी तौहीन होगी कि जब हम आपकी वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि 800 का सूट है और हम पूछ रहे हैं कहां से मिलता है, तो तौहीन हो जाएगी। अब क्या 24 तारीख को जब बुलाया जाएगा, या चले 24 को छोड़ें, 21 तारीख आज थी, ये टेरियन केस पे जब बरी होते हैं हम हवाला देते हैं जनाब फलां फलां टाइम फलां फलां लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें की थी, जो उनकी झूठी निकली, जो उनकी गलत निकली, क्योंकि फैसला आ गया ना कोर्ट का यासिर साहब जी। तो फिर क्या ये हम पे लगेगी तौहीन या उन पे लगेगी? ये जो असम्बली के अंदर एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे पर आवाजें कसना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, एक दूसरे को बदतरीन कहना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, ये जब चलेगा टीवी पे, तो टीवी को तौहीन अदालत का तौहीन का मिलेगा नोटिस, या उन अरकान असम्बली को, या फिर पैमरा को, या फिर पीटीवी को? किसको मिलेगा? ये भी एक फैसला कर देना। या हम किस शहर में रह रहे हैं जहां पे बोलना जुर्म है, जहां पे देखना जुर्म है? हद तक इज्जत का सिर्फ हिसार ये असेंबली के लोगों में, बल्कि कुली तौर पे भी नहीं, चंद लोगों के आसपास ही रहेगा। उसमें आम अगर किसी शख्स की तौहीन होती है या उसकी हद तक इज्जत होती है तो उसका नहीं होगा। क्यों नहीं? अगर एक देखिए, फिर मैं करता हूं, मैं सुबह एक दावा करता हूं कि जनाब आइए, आपके आइन और कानून में ये हकूक एक शहरी के हैं, उस शहरी को वो हकूक नहीं मिल रहे, उस शहरी की तौहीन हो रही है, उसकी इज्जत नफ्स से मजरू हो रही है, उसका बच्चा एजुकेशन नहीं हासिल कर सकता, गरीब का बच्चा भूख से मर रहा है, तुम एसी में बैठे हो, तुम हमारी इंसानियत की तौहीन कर रहे हो। हद की इज्जत का मैं दावा करता हूं, मैं साबित कर लेता हूं, साबित कर दूंगा मैं कि जनाब आपके पार्लियामेंट में, आपके ईवान में, आपके घरों में हर चीज वो लगी हुई है जिसका टैक्स हम देते हैं, हम अदा करते हैं, तो फिर हमें भी वो क्यों ना मिले? किसान उठ के कह रहे हैं जी 3900 की आपने खुद आवाज दी थी और अब खरीद नहीं रहे, हमारी हद तक इज्जत आप कर रहे हैं। तो फिर क्या इस पे 21 दिन में फैसला कर देंगे, 6 माह में फैसला कर देंगे? क्या इस पे हमें 30 लाख रुपया मिल जाएगा? क्या बशीर चीमा साहब ने जो बात सरताज गुल को कही, क्या उस पे हद तक इज्जत का दावा होगा? उसमें ये तौजीह लेके आएंगे जी कि जो स्क्रीन के ऊपर नशर हुई है चीज, तो ये 3900 तो स्क्रीन के ऊपर नशर किया हुआ है ना इन्होंने, वो तो खुद अपनी जबान से अदा किया हुआ है अल्फा। आज के दिन जो कुछ हुआ स्क्रीन के ऊपर ही हुआ है, बाहर हुआ है, लेकिन नजर स्क्रीन के ऊपर ही आया। यासिर साहब हमें इस तरह करें, एक कुआं खोदें और उसमें फेंक दें ताकि सुकून हो जाए, गलियां होयन सोनिया बिच मर्जी दा यार फिरे, तो वो तो उसी सूरत में होगा जब आप कितनों को आप करेंगे। पाकिस्तान के सहाफ़ी, वो मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानता जो किसी की इज़्ज़त उछालता है, जो पाकिस्तान के आइन से हट के बात करता है, जो पाकिस्तान के कवानीन से हट के बात करता है। मेरे चीफ जस्टिस साहब ने हमें एक इख्तियार दिया, ख़ुद वो अपने फैसले में लिखते हैं कि आज़ादी राय का इजहार का आइन के फलां आर्टिकल के तहत आपको इख्तियार है। तो मुझे तो सबसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आप मुझे एक बात बता दें, ये जो बच्चे बाहर से आए हैं, कौन से आए हैं सर? जो कुछ आ गए हैं, कुछ जो अपने पैसों से आए हैं, जो अपने पैसे से आए हैं, और जो केपी के गवर्नमेंट ने पैसे दिए उस तैयारे को जो एनओसी जारी नहीं किया गया। अगर मैं ये बात मैं कह दूंगा तो कहेंगे वो ये क्या हो गया, वो तो अलीमीन गंडापुर कह चुके हैं ना, ठीक है ना। अब जो बच्चे आए हैं, वो बच्चे अगर आके वहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब हमें गैरों ने तो मारा, जो अपनों ने मारा है, और बच्चे जो लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, मुझे एक बात बता दें, फिर अगर हम वो अदा करते हैं तो क्या हम पे तौहीन लगेगी?
मुझे ये बता तो दे क्या करें, मेरी गली में पानी खरा नहीं निकल रहा, मैं रात को कहता हूँ गंदगी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यस सर, सिंपल सी मिसाल। हमारे फ़हीम अमीन साहब रिपोर्टर हैं, मैंने इन्हें को 20 पूछ लीजिएगा, उनके कहा मैं कि यार आप सिटी गवर्नमेंट का कह दें यार, हम जहाँ रहते हैं ना इस सोसाइटी में, यार वहाँ पे कुछ 40-50 कुत्ते रात को इस तरह होते हैं, कई लोगों को काट चुके हैं, तो एक डिपार्टमेंट है। अब किस्सा मुझसे वो डिपार्टमेंट के हेड का नंबर मुझे दे दिया, मेरी भी बात हुई, कोई अमल नहीं हुआ, आज के दिन तक नहीं हुआ। अब अगर हम इस पर उनकी फुटेज के साथ कोई खबर दे देंगे तो कहेंगे जनाब ये तो गलत है, फिर वो कुत्ते लेके आए। साबित कहने कुत्ते उस वक्त होते हैं और उनमें कुत्ते के पीछे नस्ल आपा। क्या क्या करें, क्या कवानीन है ये, किस तरह के कवानीन है ये, और ये क्या कर दिया गया है, नहीं होता। मैं तो मुस्लिम लीग नून से सवाल करता हूँ कि जनाब आप तो कहते थे आज़ादी सहाफ़त है, ये कैसी आज़ादी सहाफ़त है। और मैं उन दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ जो बैक डोर जाके राब्ते करते हैं, ना करें राब्ते। जब सख्त सैलाब आना है ना, उस पर किसी ने नहीं बचना, उस पर सबके घर तबाह होंगे। अगर कोई कहे कि मेरा घर पत्थर का बना हुआ है, तो पानी तो पत्थर के घर भी गिरा देता है ना। जब तेज़ पानी आता है, सैलाब आता है, तो फिर घर किसका न किसी का नहीं बचना। तो यासर साहब बात फिर वही आ रही है, क्या क्या हो गया आज? हमने कहाँ पे जाना है, हमने तो यहीं पे रहना है। नहीं, हमने तो यहीं पे रहना है ना, यहीं पे रहना है। अब्बास ताबिश साहब कहे ना, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। हम तो यहीं पे मरने के लिए। भाई वो हमें मारने के लिए तैयार है, जिन्होंने मारना है हमें। मैं आपके हर चीज़ पे टैक्स है, अब हम टैक्स पे बात करेंगे तो वो भी तौहीन हो जाएगी। कल कैसे अहमद शेख साहब ने मानी हर बात को ना, माना ना क्या जी वो चोरी होती है बिजली। अब बात यह है कि जब हर चीज़ मौजूद है, हर सबूत, अगर मैं ये कहूँ कि जनाब आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फ़लाँ बंदा क्यों नहीं करता, वो गलत कर दिया आपने, ये भी तौहीन है। और हमें बता तो दे हमने करना क्या है। मैंने तो उस दिन मीटिंग में कहा था, मलिक अहमद ख़ान साहब से पूछ लीजिएगा, मैंने कहा था मलिक साहब आप वैसे ही लिस्ट बना दें 60 लोगों की है कि ये लोग बस इनका बोलना बंद कर दे, तो आपके हुक्म की तामील हो जाएगी जिस जगह आप चाहेंगे। जब अपोजिशन में होते हैं तो मलिक साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और मुझे मलिक साहब की बात पे यकीन है। लेकिन ये हो गया, हमसे हमारी तजावीज़ मांगी गई, कबूल नहीं की गई, उसको डाला नहीं गया उन तजावीज़ को, क्योंकि फैसला हो चुका था, हुक्म आ गया था कि इस बिल को बस इस तरह कर दें। क्या करोगे यासर साहब? जब अपोजिशन में होते हैं तो अपने हुकूक के लिए ज़बानें हमारी दरकार होती, जब हुकूमत में होते हैं तो खामोश करवाने के लिए सर हमारे दरकार होता। नहीं अपनी अब आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, वक्त गुजर गया, वो वक्त नहीं है, वो वक्त बिल्कुल नहीं है कि जो सोचते थे। अब पीपल्स पार्टी का भी इम्तिहान है, पीपल्स पार्टी चैम्पियन है जमहूरियत की, इम्तिहान है कि वो क्या गवर्नर साहब साइन कर देंगे, पीपल्स पार्टी भी जवाब दी होगी। अब तो बहुत से लोगों का बहुत सी जगह पर बहुत सा इम्तिहान है, वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जब ये गुजरा वक्त किसी और को याद आएगा तो फिर उसे पछतावा होगा, हाँ ये कानून आप बनाते, ये बिल्कुल बनाते कि किसी को किसी की पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं, बिल्कुल हम साथ करे थे। आप ये कानून बनाते कि जनाब झूठी खबर नहीं देनी, और फैसला कर लेते झूठी खबर क्या है उसका तयन कर लेते, बिल्कुल हम साथ करें, बिल्कुल साथ करें। लेकिन आपने तो बिल्कुल जवाबबंदी का फैसला कर दिया, तो ठीक है फिर आप अपने फैसले करें, हम अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल हाजिर हैं। अच्छा राणा साहब, आज झुकने के लिए नहीं तैयार, कटवाने के लिए तैयार है। आजकल बली के बकरे की कीमत क्या है? मुफ्त में मिल जाता है, बल्कि बली का बकरा जो है ना, वो तो मुझे पता चला है कि बली का बकरा इस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई 23 करोड़ अवाम है। नहीं कुछ और भी हैं, कुछ गंदम दरामद करने के स्कैंडल का फैसला आ गया, पता ना आप? नो सर, वो जो फैसला आया वो आप क्या समझते हैं, वो ठीक है? 4 तो मिले ना उन्हें, 4 मिल गए ना। हाँ। क्या उन 4 का कसूर है? तो मैंने तो इसीलिए तो कीमत पूछी। कीमत फिर मैं बोल रहा फिर कहोगे अगर उन 4 का ही कसूर है तो फिर इबरत का निशान बना दें, फिर बता दें कि 5 से 6 करोड़ किसानों की
माशियत को तबाह करने वाले, इस मुल्क को माशियत को तबाही के दहाने पे ले जाने वाले, सिर्फ खरबों रुपए का नुकसान करने वाले सिर्फ मुअत्तल हुए। बस चलो ठीक है, तो फिर इजाजत दें पूरी कौम को, इजाजत दें पूरी कौम को ना, फिर करो, लूटो मारो जो मर्जी करो, उस बाद मुअत्तल कर दो जनाब। उसके बाद ना करना। हाँ, जब पकड़े जाओ तो उसके बाद ना करना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बस इतनी सी इजाजत दें ना। हाँ, बस मुअत्तल कर देना। हाँ। और ताकि एक दफा तो कोई रज के खा लवे ना, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गए। मुअत्तल भी कितना अर्सा रहेंगे वो, ये भी मुझे बता दीजिएगा। अब ये कहेंगे जनाब ये बात क्यों कह दी इन्होंने, मैंने इसलिए कह दी, मुझे उतने मुअत्तल हुए लोग बता दे जो बहाल नहीं हुए, बता दे मुझे। हाँ, पंजाब में भी उन्होंने 20 मुअत्तल किए हैं जी, फराइज में गफलत बरतने पे। और यार वो जिस रैंक के किए हैं मुझे पता है, मुझे तो उनसे गर्ज नहीं थी। क्या पंजाब में, मैं एक नाम नहीं लेता, जो सुन रहे हैं उन्हें पता चलेगा, मुस्लिम लीग नून बुरे वाला, कि अपने एक MNA से पूछे कि उसके साथ हुआ क्या है। वो बारदाना लेने गया था, सिफारिश करने गया था, उससे पूछे कि उसके साथ हुआ क्या है, क्या किया सरकारी मशीनरी ने उसके साथ। कुटापा चढ़ा और क्या किया? ना 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 ना, वो कुटापा तो है ही, लफ्ज़ ही कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, वो बता सकती हैं, अच्छा आदमी है वो। ये पूछे ना, जाके चेक करें कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। ये तो सारा आलम हो चुका है यासर साहब। वो इसी साहब ने किया ना उनके साथ। मैं क्या, किसने क्या किया, क्यों आप साहब हर जगह मशहूर है यार, आप उसमें नहीं, मैंने तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं क्या आपको बताऊं। वो कहते हैं ना, सच आखा ते भजन खाखा डरदी सच ना आखा। ये तो सारा कुछ चलता है यासर साहब। आलम तो ये है, मुझे एक बात बताएं, मैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया बाकी लाहौर के सहाफ़ियों के लिए, पूरे पंजाब के सहाफ़ियों। बाकी कोई बात को करता रहे, सियासी किसी को किसी से इख्तिलाफ हो, लेकिन उन्होंने बिला तफरीक प्लाट दिए मोहसिन नकवी साहब दिए। जमा हो गए, बिला तफरीक किया ना सारा कुछ। अब उसको बर्बाद करने की कोशिश करने वाले भी आ गए, इसलिए कि गरीब मजदूर को, सहाफ़ी गरीब मजदूर है, उसको प्लाट ना मिल जाए, फला ना हो जाए। हम उसके लिए भी फाइट करेंगे, पूरा फाइट करेंगे, इसलिए कि इस मुल्क से हमने इस कल्चर को तो ख़त्म करना है ना। पसंद के कल्चर को, पहली दफ़ा बिला तफरीक को चीज़ मिली है, तो जाने देना यार सहाफ़ियों के लिए। क्यों रास्ते में रुकावट पैदा करते, क्यों, और क्या मकसद है? बाद में सियासत कर लेना, बाद में कोई और चीज़ कर लेना। और मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर अब ये प्लाट ना मिले फिर कभी नहीं मिलेंगे, जगह ही कोई नहीं है, झूठ है सारा, फिर ये एक ही सच था। ये करना चाहिए यार। मोहसिन नकवी ने जो किया है, मोहसिन नकवी साहब ने, उसको अप्रिशिएट करके इसको आगे लेकर चलना चाहिए। और ये 1600-1700 जो सहाफ़ी हैं ना जिनको मिले हैं, बल्कि इससे ज़्यादा है, 2737 तक सहाफ़ी आ रहे हैं, तो फिर वो आप अब देखिए वो सारे खुद ही बाहर आ जाएंगे ना। वो हद तक इज़्ज़त नहीं होगी, वो कुछ नहीं होगा, फिर वो हमारी फिर अपनी एक जंग होगी जिसे हम लड़ेंगे भी, यहाँ तक इज़्ज़त को भी लड़ेंगे और बाकी चीज़ों पे भी लड़ेंगे। अच्छा राणा साहब, पब्लिक अकाउंट्स जो चेयरमैन है, कमेटी के चेयरमैन, उसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि वोटिंग करवाई जाएगी, और पहली बार ऐसा नहीं होती कानूनन वोटिंग ही है, लेकिन वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से होता है। लेकिन उन सानू राजी से नहीं ना गए, हमने हर वो रीत कायम करनी है, हर वो काम करना जो उल्टो। लेकिन ये क्यों बोलते हैं, कल ये साथ किसी और के भी हो सकता है। एक चीज़ अमानत है अपोजिशन की, ऐसे ही है ना जी। क्यों तोड़ रहे हैं? अमूमी तौर पे तो अपोजिशन लीडर ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने ये देखा है कि अपोजिशन लीडर जो है वो किसी और को तफवीज़ कर रहा है। तो मुझे बताएं फिर क्यों ऐसा करें? अगर ऐसा करेंगे तो कोई बात नहीं, चलने दे, सब ने भुगतना, हमें क्या जी, ना आपने इलेक्शन लड़ना ना मैं लड़ना। वो इलेक्शन लड़ने से याद आया, सर जी रोटी 1 रुपए की है, चाय भी 1 रुपए की है, बिरयानी 6 रुपए की प्लेट है। कहाँ? पार्लियामेंट में। नाम इतना सस्ता तो यतीम खाने में नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸਰ, इलेक्शन लड़िया ਹੁੰਦਾ कोई तो रोटियां खाते होना सी ना सर। चाह 1 रुपए की रोटी, 1 रुपए की चाय, 6 रुपए की बिरयानी, और मेरे ख्याल से 9 रुपए का गोश्त, यानी मुर्गी का। नहीं, हमारा या मुर्गी का? मुर्गी का। 30 रुपए का मटन का। चले कोई बात नहीं, पैसे तो साढ़े ही नहीं ना, खान दे।
वही टैक्स फिर आगे भी लग गया। एक ब्रेक लेते हैं ना सब, ब्रेक लेने के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, जिसमें बिलखुसूस पंजाब का मंजरनामा है और जो हमारी फील्ड से भी रिलेटेड है, क्योंकि इस सूरत हाल में जब आप आवाम की आवाज़ बनना चाहेंगे, उनकी बात करना चाहेंगे, तो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हुक्मरान जो हैं उनकी ईगो हर्ट होती है। ये हमेशा से होता है, ये पहली बार नहीं है, और ना इस दौर में है ना इस सदी में है, ये सदियों से चला आया कि जब भी कभी बात हुई है किसी ने किसी को स्पेस दी है या किसी ने उसके ऊपर जबरो तसल्लुत वाला मायार रखा है। अगर हम इस्लामी अदवार को देखें तो वहाँ पे बोलने की इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ पे आज़ादी इजहार राय का एक कानून अलग से है, लेकिन एक नए बिल में उससे मुतसादिम चीज़ होती है तो उसके ऊपर बात आएगी। इसी बारे में बात करते हैं। रुकने पंजाब असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अहमद रशीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में बात करने की लिमिट कहाँ तक है, मायार क्या होगा जिससे हद तक इज्जत ना हो सके, तो उसके मायारात में तब्दीलियां जो हुई हैं वो तब्दीलियां हमें कितने आड़े हाथों लेंगी? बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें जी, जैसा कि आपने खुद अभी जिक्र किया कि 3-4 किस्म के कवानीन वफाकी दायरा इख्तियार में भी हैं और सूबे में भी पंजाब ऑर्डिनेंस डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को अडॉप्ट कर लिया था 2012 में। इसके अलावा पीका भी है, आपके पास कैमरा भी है, आपके पास FIA का वो साइबर क्राइम यूनिट भी है। तो ये सारे एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मौजूदगी में क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई कि आपको नया कानून नए सिरे से बनाना पड़ गया? इसके पीछे जो हिडन मोटिव है हमें उनको भी देखना होगा, अल्टीरियर मोटिव को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा भट्टी साहब, असम्बली होती है आवाम के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए। ये असम्बली में रोजाना लड़ाई झगड़ा चीज़ें, अवामी मसाइल पे असम्बलियों के अंदर कब बात होगी? देखिए, अगर आप फॉलो कर रहे हैं असेंबली की प्रोसीडिंग्स को, तो पिछले कुछ अर्से से जब से हम ऑपोजिशन में आए, ऑपोजिशन बेंचेस से आपने देखा होगा अवामी मसाइल पे हर रोज बात हो रही है। हमारे मुख्तलिफ मेंबर जो हैं उनके हल्के के जो मसाइल हैं या सूबे की सतह पे, जैसे गंदम का एक बड़ा अहम मसला था, इस पे हमने ना सिर्फ असेंबली में आवाज उठाई बल्कि हमने असेंबली में इस पे 2 सेशन ऑपोजिशन में रिक्विजिशन पे बुलाए हैं। इसके अलावा हमने असेंबली के बाहर भी इस पे एहतजाज किया। इसके अलावा जो रिक्विजिशन पे इजलास तो बुलाए गए, लेकिन उस पे मुशावरत के सद तक हुई सर, उन पे भी बात होती है। लॉ एंड ऑर्डर पे हमने एक सेशन बुलाया। इसके अलावा जब सप्लीमेंट्री बजट पेश हुआ तो उससे हमने बहुत से जो हमारे हल्कों के मसाइल थे उनको उजागर किया। तो हर रोज हम असेंबली में बैठ के अपने अपने मुतल्लिका हल्कों के मसाइल को भी उजागर कर रहे होते हैं और जो सूबे की सतह पे मसाइल हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये जो एक बिल आप ले आए आ गया सहाफ़ियों के खिलाफ, इस बिल पे क्या अपोजिशन से नहीं, आप नहीं लेके हुकूमत बिल हमेशा हुकूमत ही लाती है, क्या इस पे मुशावरत की? हाँ बिल्कुल, आपकी तकरीर मैंने सुनी, सारा कुछ देखा। क्या इस पर अपोजिशन से कुछ मुशावरत की गई? क्योंकि कोई बिल लाना अपोजिशन से मुशावरत जरूरी होती है। सर इसमें प्रोसेस में आपको आपके गोशगुजार कर देता हूँ। प्रोसेस ये होता है कि जब एक नया बिल असेंबली में टेबल किया जाता है तो उसको रेकमेंड कर दिया जाता है एक स्पेशल कमेटी को। चूंकि अभी स्टैंडिंग कमेटीज बनी नहीं है, जब तक वो फाल नहीं होती तब तक एक स्पेशल कमेटी इस पे काम कर रही है। जितना भी असेंबली बिजनेस होता है वो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो स्पेशल कमेटी जो बनाई गई उसमें हमारे 3 रुकन शामिल थे। उनमें से एक उस दिन ATC में थे, एक मुल्क से बाहर थे, तीसरे हमारे रुकन जो है वो गए, लेकिन उनकी जो ऑब्जेक्शन थी उनको सुना ही नहीं गया, उनको वैसे ही अनहर्ड कर दिया गया या मुस्तरद कर दिया गया। जैसे कि हमने जो इसमें अमेंडमेंट प्रपोज की थी उनको असेंबली में डिस्कस करने के बावजूद उनको सिरे से रद्द कर दिया गया। तो यही हुआ कमेटी की प्रोसीडिंग्स में। भट्टी साहब, अगर मजमूई तौर पे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाए तो बहुत से ऐसे इकदाम भी हैं जिसमें पंजाब हुकूमत ये कहती है कि माजी में कभी नहीं हुआ।
वो इकदाम बसों को लेके हों या वो इकदाम अस्पताल की तामीर के हवाले से हों, तो उस पर अपोजिशन क्या उन इकदाम को सराहती है या उसमें भी कोई उज़र निकालती? देखिए, बात यह है कि जनरली स्पीकिंग जो अच्छे इकदाम कोई भी हुकूमत करे उनकी तारीफ करनी चाहिए, उस पर उनको सराहना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस हुकूमत ने कभी भी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो काबिल तहसीन हो। देखिए, ये एक गंदम का ऐसा एक मसला आया था जिसपे हुकूमत को एक वाज़ेह पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए थी। 3 दफा वजीर खुराक को स्पीकर साहब ने असेंबली में बुलाया, एक मरतबा भी उन्होंने आके कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी। वो आते थे, वही रटी रटाई बातें बोल के हर दफा चले जाते थे। एक केजी तक नहीं उन्होंने इजाफा किया कि हम 1 केजी एडिशनल खरीद लेंगे। इतना शोर शराबा मचाने के बायस या इतने जो मसाइल किसानों के हमें नजर आ रहे हैं उनकी पेश नजर हम कोई खरीदारी में इजाफा कर देंगे या हम रेट में इजाफा कर देंगे या हम जो इनपुट की प्राइसेस है वो कम कर देंगे। उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज की नहीं है। बिल्कुल बेहिसी का आलम था और बेहिसी से वो आते थे, एक एक्सप्रेशन लेस थी और अनइमोशनल सी स्टेटमेंट दे के चले जाते थे। अब आने वाले दिन जो हैं, क्या आप देख रहे हैं क्या कि मुसालहत का रास्ता निकलेगा या इसी तरह असम्बली के अंदर सब कुछ इसी तरह चलेगा? कोई मुसालहत आपको होती नजर आती है? सर देखिए, बात है मुखालत किस बात से होगी। पहले तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना जरूरी है कि किस बात पे आप कह रहे हैं मुखालत होगी। क्या हमारी असेंबली के अंदर जो प्रोसीडिंग है उन पे आप बात कर रहे हैं या हमारे जो कारकुन गिरफ्तार हैं या हमारी जो ओवरऑल सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए बात कर रहे हैं? ओवरऑल सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए कोई मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, कोई ऑफर हुई है? मुखालत का होना, लेकिन उसके लिए संजीदा एफर्ट होगी तो तभी मुखालत होगी। जब तक कोई संजीदा एफर्ट नहीं होती हुकूमत की जानिब से तब तक कैसे मुखालत हो सकती है? मसलन हम कहते हैं कि हमारे जो नाजायज केसेस बनाए गए हैं उनको खत्म किया जाए, जो हमारे वर्कर्स और हमारी लीडरशिप का बंदे सलासल है उनको रिलीज किया जाए। इन टर्म्स पे तो अभी तक हमसे किसी ने बात ही नहीं की। हमारी टर्म्स हमने जो ऑप्शन रखे हैं उन पे कोई बात तो करे ना हमसे, फिर हमें नजर आएगा कि भी कोई थोड़ी बहुत संजीदगी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी बयान ही देने के जी एक ग्रैंड डायलॉग करेंगे हम, तो ग्रैंड डायलॉग कैसे शुरू करेंगे आप? लेकिन भट्टी साहब एक सवाल है, आप मैदान की सियासत भी करना चाहते थे, लेकिन जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फे को इजाज़त ना मिले वो भी जलसा कर लेती है, लेकिन आप लोगों ने अपने जलसे जो हैं उनको मुलतवी कर दिया। तो उससे ये तासुर आता है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसा उनसर है जिससे बेहतरी का कोई सामान हो सके। देखिए, बेहतरी का गुमान तो हमेशा रखना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है ये क्या करे हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हमने किसी डायलॉग के पेश नजर या किसी मुखालिफ के पेश नजर अपने जलसे मुलतवी किए। उनके पीछे हमारी रीजन ये थी कि हमें इजाजत ही नहीं दी जा रही कहीं पे जलसे करने की। वो तो आपको आगे भी नहीं इजाजत मिलनी, लेकिन जब निकलना होता है फिर तो बंदा निकलता है ना। इजाजत तो आपको अगले इलेक्शन तक नहीं मिलनी। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखिए, बात यह है कि जलसा करना, जुलूस निकालना, एहतजाज करना, रैलीज निकालना ये हमारा आईनी हक है। आईनी हुकूक बहुत से, आईनी हुकूक भट्टी साहब बहुत से इसमें रिलीफ लेंगे। आईनी हुकूक बहुत से हैं, लेकिन हर एक की फराहमी किस हद तक हो रही है ये एक सवाल। की तवक्को नहीं रहेगी तो अदालतों से तो हमें आज भी इंसाफ की तवक्को है। हम अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे, अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाएगा, उनसे इंसाफ की तवक्को। बहुत शुक्रिया अहमद रशीद भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो अवामी मसाइल क्या हैं, बिलखुसूस अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में एक पॉलिसी ना होने के बावजूद भी बेशुमार शहरों के अंदर मसाइल जन्म लेते हैं। हर हुकूमत जो आती है दावेदार तो बहुत होती है एक पॉलिसी को लेके, मैकेनिज्म को लेके, और उसी को आगे तरवीज उसकी करने के लिए इश्तिहारात भी दिए जाते हैं, बयानबाजी भी होती है। लेकिन हकायक किस हद तक है? हकायक से पर्दा उठाया जाए और उस पर दिखाया जाए कि आवाम के लिए क्या बेहतर हो रहा है। इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान रफ़ीक साहब, वज़ीर बल्दियात पंजाब के। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, अभी जो बातचीत चल रही है पंजाब को खूबसूरत बनाने की, बिलखुसूस लाहौर को, तो सबसे पहले तो मेरा इसके ऊपर एक सवाल है
कि हर दफ़ा तवज्जो जो है पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में यह कहा जाता है कि वो लाहौर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं दीगर शहरों पे इन्वेस्ट करने की बजाय। तो ये लाहौरी तो आपसे खुश हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो दीगर शहरों वाले हैं उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये अभी भी लाहौर पे तवज्जो ज़्यादा क्यों है? बहुत शुक्रिया जी। मैं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस दफ़ा जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने शुरू किया है, ये लाहौर पे नहीं है सिर्फ, ये पूरे पंजाब पे ये यकसा तौर पे हम रूरल और अर्बन एरियाज़ के ऊपर जो है ना एक प्रोग्राम नया लेके आ रहे हैं, जिसमें आप ये देखेंगे पंजाब में आज तक हमारे रूरल एरियाज़ में कभी भी म्यूनसिपल सर्विसेज का आगाज़ नहीं किया गया। ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना पंजाब में रूरल एरियाज़ को भी बिल्कुल अर्बन एरियाज़ के बराबर जो है ना वो म्यूनसिपल सर्विसेज दी जाएंगी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन 250 घरों के ऊपर एक सैनिटरी वर्कर जो है ना वो दिया जाएगा, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये यकसा तौर पे एक निज़ाम लेके आ रहे हैं। इवन अर्बन एरियाज़ में भी, लाहौर में तो आपको मालूम है सफाई सुथराई के हवाले से और जो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बाकी शहरों से हालात काफ़ी बेहतर हैं। लाहौर के इदारे बड़े पुराने हैं, ख़ास तौर पर अगर आप देखें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये तकरीबन 14 साल हो गए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को यहाँ पे मुख्तलिफ़ शक्लों में यहाँ पे काम करते हुए, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बाकी शहरों के निस्बत। लेकिन बाकी शहर पीछे रह गए थे, बाकी जो देहात है हमारे वहाँ पे, जैसे मैंने कहा वहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम मौजूद ही नहीं था। तो अब निज़ाम वो लेके आ रहे हैं जो लाहौर में भी उसी तरह का होगा और पंजाब के किसी छोटे से छोटे गाँव में भी उसी तरह का निज़ाम होगा। तो ज़ीशान साहब एक बात तो बताएं, आप हुकूमती वज़ीर भी हैं और वज़ीर आला साहिबा के बड़े करीब भी हैं, ये आपने जो तौहीने हद तक इज़्ज़त का एक कानून ले आए, क्या ये सिर्फ आपकी हद तक है या इसका हक एक सहाफ़ी को भी हासिल है? राना साहब, गुजारिश ये है कि देखें, मुआशरा कोई भी हो ना, उसको आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ बैठे मिसालें बड़ी देते हैं वेस्ट के मुआशरे की, बिल्कुल उन्होंने तरक्की की। तो अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ के कवानीन को भी अगर आप देखें तो वहाँ पे आज़ादी राय का हक़ है हर शख्स को, और लेकिन आज़ादी राय का हक़ जो है ना वो ज़िम्मेदारी के साथ है। अगर आपको किसी पे कोई एतराज़ है आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी के ऊपर आप स्पेसिफ़िक इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर उस शख्स का ये हक़ है कि वो आपसे पूछे कि जी इस निज़ाम इस इल्ज़ाम का उसके पास क्या सबूत है। तो हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा, इससे पहले कवानीन मौजूद थे, उनकी हालत तो आपके सामने है। 2002 का एक कानून मौजूद है। मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान में किसको डेफेमेशन लॉ के तहत कोई सज़ा हुई? क्या यहाँ पे लोगों पे इल्ज़ाम नहीं लगे? क्या यहाँ पे लोगों पे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगे? अच्छा, बड़ा कुछ हुआ। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा ज़रा, मैं ज़रा जो बात करना चाह रहा हूँ। इसलिए अगर ये लॉ आया है तो ये लॉ सब के लिए है, कानून सब के लिए है। ये बिल्कुल ये डिसइंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जी ये कुछ चंद लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। मुझे बताएं जिन्होंने लॉ पढ़ा है, मुझे लॉ की किसी एक स्पेसिफिक शिक के ऊपर आप बताएं कि जी क्या वहाँ पे एतराज़ है आपको, और क्या ऐसी चीज़ है जो गैर कानूनी है। अगर कोई एक ज़िम्मेदार मुआशरे के एक बासी होने का हम सबूत ये देना चाहते हैं कि आप सच बोलें, आप तनकीद करें, ज़िम्मेदारी के साथ करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वैसे भी तनकीद से कोई नहीं रोकता। देखिए ये कानून बना है, इस कानून को पर तनकीद हो रही है, तो ये कोई डेफेमेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी की ज़ात को कोई पर्सनली हिट करता है बगैर किसी सबूत के, झूठा इल्ज़ाम लगा के, आपको मालूम है कि हमारे माशरे में यहाँ पे लोगों पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उसके बाद उन बेचारों की बात ही कोई नहीं सुनता। अच्छा, इल्ज़ाम जो है ना वो लोगों तक पहुँच जाता है। आप वज़ीर बल्दियात हैं, मैं अगर यहाँ पर बैठ के बात करूँ कि ज़ीशान रफ़ीक साहब के अंडर, उनके बल्दियात के महकमे के अंडर फैसलाबाद में या किसी भी कुर्बो जवार में जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन वो जाते नहीं है काम करने के लिए, वो प्राइवेट कंपनीज़ में काम करके वहाँ से पैसा ले लेते हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, और यूँ जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम ख़राब हो रहा है। तो क्या ये डिफेमेशन के ज़ुमरे में आएगा, तनकीद के ज़ुमरे में आएगा या इल्ज़ाम के ज़ुमरे? देखिए ये तो आपने जो बात की है, एक तो आपका तज्जिया है ना, तनकीदी तंज़िया है। अगर आप स्पेसिफिक बात करते हैं कि जी ज़ीशान रफ़ीक ने फ़लाँ किसी शख्स से या फ़लाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट से इसने कोई कमीशन ली है, कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाता है। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ आपको कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया बानी PTA की तरफ से, तो उस इल्ज़ाम के ऊपर जब शहबाज शरीफ साहब ने उसको डेफेमेशन का नोटिस भेजा तो
देखिए आज तक उसका कुछ बना है, बाद में वो कह देते हैं जी ये तो सियासी बयान था। तो स्पेसिफिक अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है क्या उसका कोई हक नहीं है? और दूसरी बात ये है कि देखिए ये अजीब सा मंतक है, अगर जो इल्ज़ाम लगाता है साबित उसने करना है, सबूत उससे देना है। तो ये किसी भी एक पढ़े लिखे अच्छे मुआशरे की ये निशानी है कि आप जिम्मेदारी से बात करें। तो यही तो एक्चुअली कवानीन होते इसलिए है। अच्छा, इसी पे आते हैं। तो आप बड़ी बहुत खूबसूरत आप बात कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि आप सुन भी रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं। अब इलेक्शन कैंपेन में एक लीडर आके तकरीर करता, कोई एक लीडर, कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये इतने में दूंगा, ये चीज़ इतने में कर दूंगा, ये काम इतने में कर दूंगा। जब उसकी हुकूमत आ जाती है वो नहीं करता। तो जब हम उससे पूछते हैं तो फिर मुझे बताएं, हमारी वो तो सबूत है ना, टीवी पे उसने बोला है, तकरीर उसने की है, तो उस पर हम एक ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि जनाब ये बंदे ने झूठ बोला था। इस पे ये राना साहब ये तनकीद है, इसे तनकीद कहते हैं। तनकीद पे किसी को एतराज़ नहीं है। तनकीद नहीं है। देखिए गुजारिश ये है कि आप कहते हैं जी कि फ़लाँ जमात आई है और ये आपका हक है। ये इस लॉ में कहाँ लिखा है कि किसी तनकीद के ऊपर आपको जो है ना वो डेफेमेशन क्लॉज जो है ना वो लगेगी? सिंपल सी बात यह, एक कोई सियासी जमात या सियासी लीडर एक दावा करता है कि जी मैं आऊँगा तो ये काम करूँगा, उसके बाद आप तनकीद करते हैं ये काम उन्होंने नहीं किया, तो ये बिल्कुल डेफेमेशन नहीं है। ये तो बात स्पेसिफिकली हो रही है, कोई स्पेसिफिकली किसी को हिट किया जाए। बात कर देता हूँ जीशान साहब, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया ये इलेक्शन कैंपेन में कि एक लीडर जेल से बाहर निकलने के लिए और एक लीडर जेल से जाने से बचने के लिए दुआइयाँ दे रहा है और रो रो के कह रहा है कि वोट मुझको दे दो, ये उनकी तरफ से है। अब जेल से बचने के लिए ये एक तनकीद भी है और एक इल्ज़ाम भी है कि आपके ऊपर जो केसेस हैं, अगर आप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो आपके वो केसेस खत्म हो जाएंगे, अगर उसका तजिया करना चाहें। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशुमार रहनुमा जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर के बारे में इल्ज़ाम धरते रहे मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तो वो तनकीद है या वो इल्ज़ाम है? ये पहले जो एक मैं आपकी बात मानता हूं कि इल्ज़ाम अगर कोई लगाता है तो उसके पास हक़ाइक़ पे होने चाहिए। आपने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि सर बात हम पे आने से पहले ना ये तमाम सियासतदानों पे आएगी। पार्लियामेंट के फ्लोर पे चलने वाली तकारीरें जो हैं वो कार्रवाई का हिस्सा बना के उसके ऊपर नोटिस भेजे जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात इसमें है। देखें, मैंने पहले गुजारिश की, देखें अब मैं मिसाल ले लेता हूँ, आप किसी दुनिया के किसी वेस्ट के किसी मुल्क में चले, इंग्लैंड में चले जाएँ, क्या वहाँ तनकीद नहीं होती? तनकीद होती है। तनकीद के ऊपर बिल्कुल भी कतन कोई डेफेमेशन तो स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक मिसाल दी है ना जी, कोई शख्स किसी का नाम लेके कहता है जी फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ स्पेसिफिक काम किया है जो जिससे मतलब कोई गलत काम किया है, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है, उसके बाद वो साबित नहीं कर सकता, तो डेफेमेशन तो ये हो गई। सियासी जो आप बात करते हैं जमात के लोगों के कंडक्ट के ऊपर कि जी आपने ये दावा किया था आपने नहीं पूरा किया, ये तो डेफिनेशन में आते ही नहीं है, ये तो आपका कतल फिक्स अब चुके। आप इस पे हम वज़ीर कानून से बात करें या स्पीकर साहब ने जो हमसे वादा किया था उस पर बात करें तो अच्छी भी लगती है। भाई हैं, अब फर्स्ट टाइम आया हमारे प्रोग्राम में, हम मैं हाजिर हूँ, आप जिस तरह की बात कर सकते हैं, मैंने वो सारा पढ़ा है। हमारे तो पुराने दोस्त अब आप भी हमारे प्रोग्राम में नहीं आते। बड़ी इस पे डिटेल गुफ्तगू मुझे आपने पढ़ा है ना, आप बता दें उसमें कौन सा ज़राए कौन बताता है? नहीं ज़राए नहीं, आप ये कानून को पढ़े ना, कानून तो है ना, कानून को पढ़ के आप मैं कानून कह रहा हूँ, उसमें ज़राए बताएं नहीं है, बताएं हमें मुझे दुनिया के किसी कानून में बता दें जहाँ पे ये लिखा हुआ सहाफत पे कि हम ज़राए बताएं। नहीं, ज़राए की बात नहीं है, बात सिंपल सी ये है कि आपकी इल्ज़ाम की बात है। बात ये है कि देखें ना, आप ही पढ़िएगा, दुनिया में सहाफत किस तरह होती है। दुनिया में आप किसी के पास, आपके पास कोई खबर आती है, आप उसकी तस्दीक करते हैं, आप उस खबर के पीछे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यही है ना जी, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके सबूत ला के लेके आते हैं। दुनिया में इसी तरह ही होता है, सबूत सामने लाती हैं, बाकायदा उन्हीं चीज़ों के ऊपर कोर्ट केसेस भी बनते हैं, लोगों को सजाएं भी होती हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना वो तो बेसिकली एक अच्छा काम है, वो करनी चाहिए, ये तो उसका रास्ता खोल रहा है। चलिए आप ये तो मैंने कहा इस पे आपके सामने कानून रख के बात करेंगे, बड़ी डिटेल बात करेंगे, फिर आप इसे अल्लाह करे आपके थ्रू ये ठीक हो जाए, अल्लाह करे। ये बता दें पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करा रहे हैं इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। मैं तो आपको ये बताता जाऊँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं तो ये साबित कर सकता हूँ कि हमने अपने हर दौर में मियां नवाज शरीफ साहब के पहले दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने तब से लेके जब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, तीनों दौर में हमने बल्दियाती इलेक्शन करवाए और हमारी ही हुकूमत है जिन्होंने चलते बल्दियाती निज़ाम को चलने दिया। लेकिन हमारे जो दूसरे मुखालिफिन हैं उनका कंडक्ट देखें, उन्होंने चलते निज़ाम को घर भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, उसको अमल दरामद नहीं किया जाता।
तो हमने तो आते ही 1 महीने के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें हदायत की, हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। तो हमने तो फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह ये कानून सादी का अमल जो है ना इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, उस पर काम जारी है और कमेटी बहुत जल्द अपनी सिफारिशात मरतब करके तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और कैबिनेट के सामने पेश करेगी। फिर उसके बाद इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आपको पता है कि असम्बली में जाएगा कानून, वहाँ पे इस पे स्टैंडिंग कमेटी में डिबेट होगी, फिर हाउस में डिबेट होगी। यही कानून होगा जिस पे डिबेट होगी। जो कानून आपने दूसरा बनाया उसमें तो डिबेट भी नहीं आपने डिबेट होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, कल मैं असम्बली में मौजूद था। आप कल मौजूद थे ना? मैं तो 3 दिन पहले स्पीकर साहब से मिलके आया हूं। स्पीकर साहब ने कहा राणा साहब आप कल की असम्बली की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, यकीन मानिए कि अपोजिशन के कम और बेश 45 से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर तफसीलन बात की है, तफसीलन, और ये हर शख्स की बात वहां सुनी गई है। अच्छा चले, मैं मान लिया ज़ीशान साहब, मान लिया तफसीलन बात की होगी, क्या किसी की राय को शामिल करते हुए वो तब्दील की गई? अब बात ये है कि कानून बनाने का, कानून में अपनी बात को मनवाने का एक तरीकाकार है, जमहूरी निज़ाम है ना जी। भी आपको वोट के जरिए आपके पास अगर वो अददी अक्सरियत है तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए हमारी जमात के अंदर ये डिबेट हुआ, हमारी जमात के अंदर लोगों ने इस पर डिस्कशन की, जब पूरी जमात इसके ऊपर मुत्तफिक हो गई तो उसके बाद हम इसको लेके गए। ज़ीशान साहब एक वाकया बता दें कि हुकूमत की तरफ से कोई बिल पास हुआ, पेश किया गया हो तो उस पर ऑपोजिशन जीत गई हो, कोई एक वाकया बता दें। नहीं होता सर, अक्सरियत हुकूमत के पास होती है, अगर बोलने का मौका दिया तो वो सिफारिशात ले लेनी चाहिए। था नहीं इसमें, देखें इसमें तो एक्चुअली तमाम जो मनी बिल में चले, एक होता है कि जो जमातों की नुमाइंदे जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनके ऊपर होती है कंपल्शन को वोट दे, ये तो मनी बिल था ही नहीं। इसमें लोगों ने पढ़ा, लोग इस पे कन्विंस, हमारी जमात के लोग कन्विंस। अच्छा चलें ये बताएं, हमारे साथ जो बजट सेशन वो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वोट दिया। प्री बजट सेशन कब कर रहे हैं? ये प्री बजट सेशन हो चुका है, प्री बजट सेशन आपका मुकम्मल हो चुका है। तो उसमें जो आने वाले दिनों के अंदर बजट की एलोकेशन की जा रही है, नए टैक्सेस कितने % बढ़ रहे हैं? देखिए उसमें मैं आपको गुजारिश है, पहले तो आपने प्री बजट सेशन की बात की है। प्री बजट सेशन की एक तारीख ये है कि अपोजिशन उसमें अपनी सजेशन देती है, आप कार्रवाई उठा के देख लें, अपोजिशन ने उसमें कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। उस पूरे सेशन के दौरान अपोजिशन की तरफ से कोई एक सजेशन नहीं आई। उन्होंने सिवाय शोरगुल के, उसके सिवाय शोर शराबे के वहाँ पे कोई काम नहीं किया। गवर्नमेंट का काम है, या असम्बली में स्पीकर साहब का जब आप इजलास बुलाते हैं तो ये फोरम होता है उनके लिए, वो बात करें, वहाँ पे अपनी सजेशंस लेके आए। उन्होंने कोई बात ही नहीं इसके ऊपर की। बाकी जो अपने बजट के हवाले से बात की है, टैक्सेशन के हवाले से, उसके ऊपर मीटिंग्स जारी हैं जी, जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी जो भी आवाम को खुशखबरी दे रहे हैं पंजाब के आवाम को। तो देखे हमारे आते ही खुशखबरियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी गुजारिश सुन लें, क्या महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 13-14% पे आया कि नहीं आया? आधे से भी कम हो गया। सर ये दादोशुमार बनते कहाँ पे हैं? ये एक सवाल है। आपके यहाँ पे आटा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? 1000 रुपए से जायद 20 किलो का जो तोड़ा है वो सस्ता हुआ। सर हुकूमत लेगी नहीं तो मजबूरी में किसी ने सस्ता ही बेचना है। मजबूरी वाली बात नहीं होती, ये ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट है। इसमें आटा आपका सस्ता होता है, रोटी सस्ती होती है, बुनियादी चीजें हैं। ज़ीशान साहब किसी और प्रोग्राम में जो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ तो मैं किसी प्रोग्राम में आपको साथ लेके 2, 4, 5, 6 तंदूरों में मैं हाजिर आपके साथ जाऊंगा इंशाअल्लाह। और हमें बताइएगा जो हमारी कमजोरी होगी, जो हमारे अच्छे काम है वो भी बताएं आप। बहुत शुक्रिया रफीक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने की बात। थैंक यू।